हर हर महादेव विद्यार्थियों, केएसजी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्किनर के क्रियाप्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत को पढ़ेंगे। देखिए, क्रियाप्रसूत जो शब्द है उसकी अंग्रेजी ऑपरेंट होती है और नैमित्तिक अनुबंधन की अंग्रेजी होती है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो स्किनर ने ये बहुत ही एक अच्छा सिद्धांत दिया था अधिगम में। तो आइए इसकी डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं स्किनर कौन थे। कभी कभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर कुछ एक डिटेल्स पूछ लेता है मनोवैज्ञानिकों के बारे में। तो बीएफ स्किनर थे, वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका का है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, आपने नाम सुना होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लंबे समय तक ये पढ़ाई थे, अध्यापन का कार्य किया था। ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था, ऑपरेंट थ्योरी दी थी एक्चुअल में। इन्होंने लगभग 21 के करीब पुस्तकें लिखी थी और 180 के करीब आर्टिकल इन्होंने छापे थे। इनका जन्म 1904 में हुआ था। 1904 के अंदर एक घटना हुई थी मनोविज्ञान में, और वो हुई थी, पिछले वीडियो में बताया था। क्या बताया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और नोबेल पुरस्कार मिला था। तो क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से प्रभावित है, और स्किनर ने भी लगभग उसी प्रकार से चूहे और कबूतर के साथ प्रयोग किए थे अपने। जिस तरह से थॉर्नडाइक ने बिल्ली के साथ अपना प्रयोग किया था, उसी तरह से स्किनर ने लगभग उसी तरह से चूहे और कबूतर के साथ एक पिंजरे के अंदर प्रयोग किया था। बीएफ स्किनर ने ऐच्छिक क्रियाओं को गठित होने का अध्ययन किया जो प्राणी द्वारा अपने पर्यावरण में सक्रिय होने से होती है। इसे ही क्रिया प्रसूत कहा जाता है। देखिए, अब से पहले आपको दो सिद्धांत पढ़ाया जा चुका है, एक थॉर्नडाइक का और दूसरा आता आपका पावलोव का। दोनों ही सिद्धांत ऑटोमेटिक जनरेट होते थे, जबकि बीएफ स्किनर ने ऐच्छिक क्रिया मतलब मन से कोई चीज करना, ये कैसे होता है, इस चीज को बताया था। और उन्होंने बताया था कि प्राणी के पर्यावरण में सक्रिय होने से ये घटनाएं घटित होती हैं, इसलिए इन्हें ऑपरेंट कहा, ऑपरेशन। क्रिया प्रसूत व्यवहार या अनुक्रिया होती है। क्रिया प्रसूत होता क्या है? क्रिया प्रसूत एक व्यवहार या अनुक्रिया होती है जो प्राणी द्वारा निश्चित रूप से प्रकट की जाती है और उसके नियंत्रण में रहती है। अर्थात वे क्रियाएं जो कि प्राणी द्वारा प्रकट की जाती हैं और उसके नियंत्रण में रहती हैं, वो ऑपरेंट कहलाती हैं, क्रिया प्रसूत कहलाती हैं। क्रिया प्रसूत शब्द इसलिए प्रयोग में लिया जाता है क्योंकि प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है। क्रिया प्रसूत अर्थात क्रिया करना अपने दिमाग के साथ। इसे नैमित्तिक अनुबंधन या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक यांत्रिक क्रिया की तरह प्रदर्शित होता है। ऐसे लगता है जैसे तो कोई मैकेनिकल क्रिया हो रही हो या फिर यांत्रिक क्रिया हो रही हो, इसलिए इसको नैमित्तिक अनुबंधन या फिर नैमित्तिक को इंस्ट्रूमेंटल भी बोलते हैं। आइए अब देखते हैं अन्य क्या क्या नाम है क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के। सबसे पहला नाम तो है क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा नैमित्तिक नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इसको मोस्ट लगा लेना, चौथा है साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, और पांचवा है अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत। अनुक्रिया को कहते हैं रेस्पॉन्स, उद्दीपन को कहते हैं स्टिमुलस। पिछली जो कक्षा हुई थी पावलोव के सिद्धांत की, इन दोनों के बारे में डिटेल अध्ययन अपन ने कर लिया था। अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो पुराना वीडियो देख लेगा, उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी आप। तो ये थे अन्य नाम। अब देखिए स्किनर ने प्रयोग क्या किया था, ये देखिए। यह प्रयोग 1938 में किया गया। सबसे पहले 1938 में इस प्रयोग को किया गया। इसमें स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया था। इसके लिए उन्होंने एक क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स का प्रयोग किया। इसे स्किनर बॉक्स कहा गया बाद में जाके। उन्होंने तो इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स कहा था, लेकिन बाद में इसका फेमस नाम हो गया था स्किनर बॉक्स। एक्चुअल में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है, अभी भी रखा हुआ है। और जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना ये प्रयोग कर चुके थे, उसके बाद में इसका नाम पड़ गया था स्किनर बॉक्स। ये एक्चुअल फोटो है उसकी, उस टाइम की स्किनर बॉक्स की। इस तरह का होता है ये। इसमें कुछ नहीं होता। यहाँ पे नीचे की तरफ एक ये जो यहाँ पे एक जाली इसके तल में एक जाली होती है, उस जाली के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ रहता है
और कुछ एक सामान ऊपर रखा हुआ रहता है। इस तरह से नली से एक व्यवस्था होती है जो कि ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाती है यदि एक निश्चित काम किया जाए तो। इस तरह का एक स्किनर बॉक्स था। इसका जो सिंपल डायग्राम है वो आगे बताया गया है आपको। और तो देखिए स्किनर बॉक्स क्या होता है, इस बॉक्स में कांच की दीवार होती थी और ऊपर भोजन रखा जाता था। भोजन का प्रबंध इस प्रकार से होता था कि एक नली से होता हुआ एक निश्चित मात्रा में चैम्बर में गिर जाता था। चैम्बर का मतलब बक्से के अंदर। लेकिन यह तभी गिर सकता था जब एक निश्चित लीवर को दबाया जाए। लीवर दबा दो तो क्या आ जाएगा, कोई भोजन आ जाएगा। लीवर दबाने पर भोजन का दाना प्लेट में आकर गिरता था। एक दो दाने ही आते थे, सारा एक साथ नहीं आता था। उन्होंने एक चूहे को स्किनर बॉक्स में रख दिया और चूहे को भूखा रखा। जिस तरह से बिल्ली को भूखा रखा गया था उसी तरह से चूहे को। देखो इस तरह का एक वो था, एडजस्टमेंट था, आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से एडजस्टमेंट था। ये एक चूहा था। यहाँ पे ये जालीदार संरचनाएं हैं नीचे की तरफ तली के अंदर, और इसको इलेक्ट्रिक ग्रिड कहते हैं। यहाँ पे ये इसके क्या थे, सिग्नल लाइट थी, एक एक स्पीकर था, ये दोनों लाइटें थी, और ये एक लीवर था। अगर इस लीवर को दबाया जाए तो ये जो चैम्बर था, इसको पेलेट चैम्बर बोलते हैं, डिस्पेंसर बोलते हैं। यहाँ से इस ट्यूब से होता हुआ और यहाँ पर इस तरह से एक बर्तन रखा गया था यहाँ पे। तो इस तरह से नली से होता हुआ इसके अंदर एक दाना आ जाता था। इसको दबाने पर, ये लीवर है, लीवर को दबाने पर इसके अंदर एक दाना आ जाता था और चूहा इसको खा लेता था। इस तरह से ये एक अरेंजमेंट था। ये लाइट्स क्या थी, एक्चुअल में अगर सही ऑपरेशन किया जाता है चूहे के द्वारा तो ये वाला सिग्नल जलता था, और अगर चूहे द्वारा गलत ऑपरेशन किया जाता है तो ये वाला, इसको सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं। पुनर्बलन क्या होता है ये बीएफ स्किनर ने बताया था डिटेल के अंदर, और इस थ्योरी के अंदर ये अपन पुनर्बलन को पढ़ेंगे। इस लेक्चर के बाद में आप पुनर्बलन क्या होता है इसको पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो ये एक एडजस्टमेंट था, इसको मैंने अंग्रेजी में लिख दिया है, आप इसको इसी तरह से देख लीजिएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। इसको तो आप समझ गए होंगे, चूहा भूखा था। वह चूहा चारों तरफ घूम सकता था। उसे भोजन की प्राप्ति की अनुक्रिया उसने भोजन प्राप्ति के लिए अनुक्रिया की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। जैसे चूहा भूखा था, उसको अंदर रखा गया तो बिल्ली की तरह ही वो अनुक्रिया करने लग गया। वह खोजबीन करता रहा और चारों तरफ दीवारों को काटता खरोंचता। इस व्यवहार को अन्वेषी व्यवहार कहते हैं। प्रयत्नशील व्यवहार या खोजी व्यवहार या अन्वेषणशील व्यवहार। इसी तरह जब कोई वह उछल कूद कर रहा था तो उसका एक पैर अचानक लीवर पर गिर गया, जिससे कट की आवाज़ से ऊपर से एक दाना प्लेट में आकर गिरा, और उस कट की आवाज़ से जो दाना आया उसको उसने खा लिया। इसके बाद फिर से वह भोजन की तलाश करने लग गया। फिर संयोग से यहाँ पे सहयोग नहीं आएगा, इसको काट लेना। संयोग से लीवर दबा और एक दाना, गाना की जगह आप लिख लेना दाना, एक दाना उसे फिर मिल गया। इस प्रकार भोजन की प्राप्ति चूहे के लिए पुनर्बलन का कार्य करती रही। इसे कहते हैं रेनफोर्समेंट। पुनर्बलन की अंग्रेजी होती है रेनफोर्समेंट। आगे इसको देखेंगे डिटेल में। तो जैसे ही चूहे को भोजन मिला, एक दाना मिला, तो उसने सोचा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तब और मिलेंगे। तो इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अनुक्रियाएं करने लग गया। अब चूहे की अनुक्रियाएं लीवर के आसपास तक सीमित हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि इधर की साइड जाने और दूसरी साइड जाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ इस लीवर के आसपास जाने से ही कुछ होगा। तो उसकी जितनी भी क्रियाएं थी वो लीवर के आसपास सीमित हो गई, क्योंकि उसे पता था कि भोजन यहीं से प्राप्त होगा। थोड़े समय बाद में अनुक्रियाएं घटती चली गई, कम होती गई, मतलब ज़्यादा उछल कूद नहीं हुई। भोजन की प्राप्ति की दर भी बढ़ती रही, फटाफट भोजन मिलता गया उसको। जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ी, चूहे को बॉक्स में रखने और उसके द्वारा लीवर दबाने के बीच के समांतराल भी कम हो गया। जैसे ही चूहे को बॉक्स में रखा जाता, फिर वह लीवर को सीधा जाके दबा देता और भोजन खाता गया। पहले वो चारों तरफ ढूंढ के और फिर लीवर को दबाता था। अब जैसे ही भूखे चूहे को अंदर रखा और वो तुरंत जाकर लीवर दबाने लग गया। जब चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता है तो इससे अनुबंधन पूर्ण हो जाता है। लीवर दबा दबाकर भोजन प्राप्त करना एक नियमित प्रक्रिया है, रेगुलर एक प्रोसेस है। इसलिए इस क्रिया को अधिगम का नैमित्तिक अनुबंधन कहा जाता है। अर्थात
नियम कायदों के साथ, नियमित प्रक्रियाओं के साथ यदि अधिगम होता है तो उसे नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। लीवर को दबाना और भोजन प्राप्त करना, और भोजन भी एक साथ नहीं, धीरे धीरे रेगुलर प्रोसेस से करना। हमारे दैनिक जीवन में नैमित्तिक अनुबंधन के अनेक उदाहरण मिलते हैं और यहाँ पे कुछ एक उदाहरण है आपके। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण है। घरों में बच्चे अपनी माँ के न रहने पर मिठाई के लिए उस स्थान की खोज करते हैं जहाँ पर वह मिठाई रखी जाती है और मिलने पर मिठाई खा लेते हैं। तो ये जो व्यवहार है बच्चे का, माँ नहीं है तो अपनी खाद्य वस्तुओं का ढूंढ लेना, उस जगह पे ही ढूंढता है जहाँ पे वो रखी और रहती हैं। ऐसे बेडरूम के अंदर नहीं ढूंढता है, किचन के अंदर जाके ही ढूंढता है। तो ये एक नैमित्तिक अनुबंधन है, बच्चे को पता है कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी। बच्चे जिस व्यक्ति से कुछ पाना चाहते हैं उससे अत्यंत विनम्रता से बात करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, इसको मोस्ट लगा लेना। यह भी नैमित्तिक अनुबंधन का उदाहरण है। प्रश्न आएगा ये किस प्रकार के अनुबंधन का उदाहरण है। शास्त्रीय अनुबंधन मत कर दीजिएगा आप, यहाँ पे नैमित्तिक अनुबंधन उत्तर आएगा। इसको मोस्ट लगा लेना रीड 2021 के लिए। विभिन्न प्रकार के रेडियो, कैमरा, टीवी चलाना भी नैमित्तिक अनुबंधन के आधार पर ही सीखा जाता है। कोई भी यांत्रिक गतिविधियां की जाती हैं तो अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित होती है? नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। विभिन्न तरह की जो यांत्रिक प्रक्रियाएं सीखते हैं, जैसे साइकिल चलाना हो गया, टीवी चलाना सीखना हो गया, ये सब। अब देखिए आज जो टॉपिक है उसका जो मेन टॉपिक है वो अब आता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक। रीट के अंदर जो क्वेश्चन उठेगा वो यहीं से उठेगा। ऐसी कौन कौन से कारक हैं जो कि क्रिया प्रसूत के अनुबंधन के सिद्धांत को प्रभावित करते हैं, तो ये देखते हैं। देखिए नैमित्तिक अनुबंधन अधिगम का वह प्रकार है जिसमें परिणाम से व्यवहार को सीखा जाता है, बनाए रखा जाता है और व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। नैमित्तिक अनुबंधन किस प्रकार का अनुबंधन है? वह अनुबंधन जिसमें परिणाम के द्वारा व्यवहार को सीखा जाता है। इसके अंदर रिजल्ट सिखाता है किसी व्यक्ति को। न केवल व्यवहार को सीखा जाता है बल्कि उसे बनाया भी रखा जाता है, रिटेन भी किया जाता है और परिवर्तन भी किया जाता है परिणाम के माध्यम से। इस लाइन को आप मोस्ट लगा सकते हैं। ऐसे परिणाम को प्रबलक या रेनफोर्सर कहते हैं। ऐसा परिणाम जिसके माध्यम से व्यवहार को बनाए रखा जाता है, सीखा जाता है या परिवर्तन किया जाता है परिणाम के माध्यम से, उस परिणाम को ही क्या कहते हैं? प्रबलक या रेनफोर्सर कहते हैं। अब देखिए प्रबलक की वास्तविक परिभाषा क्या है, रेनफोर्स क्या होता है? ऐसा उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया के गठित होने की संभावना को बढ़ाता है। अपने को जो अनुक्रिया चाहिए, वांछित अनुक्रिया का मतलब अपने को जो चाहिए उसके घटित होने की संभावना कोई बढ़ा दे तो उस उद्दीपक को प्रबलक कहेंगे। प्रबलक या प्रबलन या पुनर्बलन है क्या? पुनर्बलन एक घटना है जिसके अंदर एक प्रबलक होता है, और प्रबलक क्या होता है? एक उद्दीपक होता है। उद्दीपक क्या होता है? पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, तो जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है वो पिछली क्लास को देख लें। तो प्रबलक एक उद्दीपक होता है जो मनमाफिक घटना को गठित होने की संभावना को बढ़ा देता है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल आपको कोई शब्द नहीं मिलेंगे जो इस डेफिनेशन के अंदर हैं, और स्टैंडर्ड शब्द भी हैं। ऐसी नहीं है कि भाई सिंपल बनाने के चक्कर में स्टैंडर्ड खो दिया हो। अब देखिए प्रबलक अनुक्रिया की दिशा और शक्ति का निर्धारण करता है। प्रबलक होता है वो रेस्पॉन्स की डायरेक्शन और पावर को निर्धारित करता है, डिसाइड करता है, या तो बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। अब देखते हैं प्रबलन के प्रकार। प्रबलन कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से दो प्रकार का प्रबलन होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट। प्रबलन क्या होता है ये तो आप समझ गए होंगे। अब प्रबलन के प्रकार दो होते हैं मुख्य रूप से, लेकिन इसके अलावा प्राथमिक और द्वितीयक प्रबलक भी होते हैं, प्राइमरी और द्वितीय भी होते हैं। तो देखिए अब इनको सभी को अपन देख लेते हैं ये क्या क्या होते हैं। धनात्मक प्रबलक जैसे नाम है वैसे ही काम है।
जो नैमित्तिक अनुक्रिया को मजबूती देता है और बनाए रखता है उसे धनात्मक प्रबलक कहते हैं। यह प्रबलन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे भोजन, पानी, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। ये सुखदायक उद्दीपक होते हैं। ऐसे उद्दीपक जो सुखदायक होते हैं वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है। ऋणात्मक प्रबलक वे प्रबलक होते हैं जो अप्रिय और पीड़ादायक उद्दीपक होते हैं, जिससे आप दूर भागना चाहते हैं। प्राणियों की ऐसी अनुक्रिया जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपक से छुटकारा दिलाती है या उससे दूर रखने या बच निकलने में सहायक होती है, ऋणात्मक प्रबलन प्रदान करती है। वे अनुक्रियाएं जो छुटकारा दिला दें किससे, पीड़ादायक उद्दीपकों से, वे ऋणात्मक प्रबलन होती हैं। वास्तव में ये क्या करती हैं, ऐसे प्रबलन जो कि पीड़ादायक स्थितियों से बचाते हैं उन्हें कहते हैं अपन ऋणात्मक प्रबलन। ये एक्चुअल में पीड़ा देते नहीं है, एक्चुअल में ये पीड़ा से छुटकारा दिलाते हैं। समझना पड़ेगा, प्रश्न यहीं से आ सकता है आपके, ये टर्मिनोलॉजी है, आप समझते जाओ। इस प्रकार ऋणात्मक प्रबलन अनुक्रिया या पलायन की प्रवृत्ति अनुक्रिया करना सिखाते हैं। जैसे दुखदायी ठंड से बचने के लिए व्यक्ति ऊनी कपड़े पहनता है, तो ऊनी कपड़े पहनने की जो प्रक्रिया है वो ऋणात्मक प्रबलन हो गई। उसके द्वारा क्या होता है, ठंड से बचा जाता है, पीड़ादायक स्थिति कम हो जाती है। अब देखिए, ऋणात्मक प्रबलन होता है वो दंड नहीं होता है। प्रबलन को बहुत से टीचर होते हैं, प्रबलन को क्या कह देते हैं, पुरस्कार बता देते हैं। पुरस्कार समझाने की दृष्टि से बताते हैं, जबकि ये एग्जैक्टली सही नहीं है। एग्जैक्टली इसको मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट सही नहीं है। प्रबलन वास्तव में पुरस्कार की तरह होता है, लेकिन पुरस्कार नहीं होता है। इसी तरह से ऋणात्मक जो प्रबलन होता है वो दंड नहीं होता है। ये आपके आ सकता है निम्न में से प्रबलन, ऋणात्मक प्रबलन की परिभाषा विशेषता है, और फिर वहां पे लिख देगा ऋणात्मक प्रबलन दंड होता है, तो वो गलत माना जाएगा। अब देखिए, दंड क्या होता है। दंड का उपयोग अनुक्रिया को कम करता है या फिर दबा देता है। इसके विपरीत ऋणात्मक प्रबलन परिहार या पलायन की अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है। अर्थात दूर होने की अनुक्रिया को जो बढ़ाता है वो तो होता है ऋणात्मक प्रबलन। ये अनुक्रिया की संभावना को बढ़ा रहा है, कौन सी अनुक्रिया, दूर होने की, पलायन की, परिहार की। जबकि दंड क्या करता है, दंड के उपयोग से अनुक्रिया को कम किया जाता है। मतलब कोई भी काम करना बंद करना हो तो फिर दंड दिया जाता है। और देखिए आगे चलते हैं। दुर्घटना की स्थिति में घायल होने से बचने के लिए या फिर ट्रैफिक पुलिस द्वारा जुर्माना किए जाने से बचने के लिए चालक है वो सीट बेल्ट पहनता है, ये दंड हो गया। कोई भी दंड स्थायी रूप से कोई अनुक्रिया को नहीं दबा पाता, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दंड चाहे से किसी भी प्रकार का हो, वो स्थायी रूप से किसी भी अनुक्रिया को नहीं दबा पाता, केवल उस दंड के प्रभाव। दंड किसी भी अनुक्रिया को स्थायी रूप से नहीं दबा पाता, कुछ एक टेम्परेरी रूप से ही वो दबा पाता है। हल्के या विलंबित दंड का प्रभाव नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत या फिर देर से दिया गया। अगर कोई घटना कर रहा है बच्चा और उसने गलती कर दी, और गलती करने के अगर 2 घंटे बाद में उसको दंड दिया जा रहा है, तो इस दंड का प्रभाव कम पड़ता है, ये याद रखना, इसको मोस्ट लगा लेना। हल्का दंड दिया जाता है उससे भी कोई प्रभाव नहीं, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ये जितना कठोर होता है उतना ही अधिक समय तक प्रभाव रहता है इसका। लेकिन देखिए, दंड देने से बचना चाहिए। आज की जो एनसीएफ है, गाइडलाइंस है आपकी, उसके अंदर दंड से बचना ही सिखाया गया, दंड टीचर को नहीं देना चाहिए। कभी कभी दंड कितना ही कठोर क्यों न हो, अनुक्रिया के दमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और यह व्यक्तिगत बगावत, विरोध या घृणा की भावना ले आता है। टीचर यदि बार बार दंड दे रहा है, कठोर दंड दे रहा है, तो कितना ही कठोर दे दे उससे बगावत ही लाएगा। जैसे मैथ का टीचर है, उसके प्रति घृणा के भाव आ जाते हैं क्योंकि वो बार बार पीट देता है, तो दंड से बचना चाहिए। नेक्स्ट है, एक बालक दूध से भरे हुए गिलास को नीचे गिरा देता है तो उसकी माँ आकर उसकी पिटाई कर देती है, यह दंड की श्रेणी में आता है। जब कोई अध्यापक ऐसी कक्षा में पहुंचता है जहां बालक तीव्र शोर कर रहे हैं, तो पहुंचते ही उसकी आवाज़ का ऊंची आवाज़ में बोलना और बच्चों को चुप रहने पर
फिर धीरे धीरे अपनी आवाज को धीमा कर लेना नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। जैसे जैसे अनुक्रिया हो रही है वैसे वैसे अपने आप को कम कर रहा है, तो ये नकारात्मक पुनर्बलन, उनको धमका दिया जिससे उनकी अनुक्रिया क्या हो गई, कम हो गई। नकारात्मक पुनर्बलन और दंड समान नहीं होते, इनका प्रभाव प्रक्रिया दोनों ही अलग अलग होती हैं, इनकी जो प्रोसेसिंग है वो अलग अलग होती है। अब देखिए 3 चीजें हैं, प्रबलन की संख्या, प्रबलन की मात्रा और प्रबलन के गुणवत्ता, नंबर, क्वांटिटी और क्वालिटी। प्रबलन की संख्या क्या होती है? प्रयासों की वह संख्या जिसमें प्राणी प्रबलन या पुरस्कार प्राप्त होता है, अर्थात कितने ट्राई करने के बाद में पुरस्कार या प्रबलन प्राप्त होता है। जैसे चूहे के प्रयोग में कितनी बार, कितने ऐसे प्रयास किए जिसके बाद में उसको दाना मिला, तो वो हो गया प्रबलन की संख्या। कितने प्रयासों के बाद में प्राणी को पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रबलन की मात्रा, प्रबलित करने वाले उद्दीपक की कितनी मात्रा प्रत्येक प्रयास में मिल रही है, कितनी मात्रा, उसे कहेंगे प्रबलन की मात्रा। जैसे भोजन 1 दाना मिल रहा है, 10 दाने मिल रहे हैं, मिठाई कितने मिल रहे हैं, तो वो हो गई प्रबलन की मात्रा, क्वांटिटी। फिर आती है प्रबलन की गुणवत्ता। इसका तात्पर्य प्रबलन के प्रकार से होता है, जैसे किशमिश, मिठाई इत्यादि ब्रेड के टुकड़े से अधिक गुणवत्ता वाले प्रबलक माने जाएंगे। गुणवत्ता क्या होती है कि प्रबलन की क्वालिटी क्या है। जैसे यदि किसी बच्चे को किशमिश दिया जाए या फिर मिठाई दी जाए बजाय ब्रेड के, 3 चीज़ दी जाए, बच्चे के सामने 3 चीज़ें रखी जाए, तो वह किशमिश या फिर मिठाई इन चीज़ों को लेने के लिए कार्य ज़्यादा कराएगा बजाय ब्रेड के टुकड़े को लेने के। इसलिए इन को ज़्यादा गुणवत्ता वाला प्रबलक माना जाता है। हो सकता है किशमिश या फिर मिठाई खाने से बच्चे के पेट के अंदर कोई गड़बड़ हो जाए, लेकिन फिर भी इनकी क्वालिटी प्रबलन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मानी जाएगी। मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये ज़्यादा आकर्षण पैदा करते हैं, बच्चे में आकर्षण पैदा करते हैं, भले ही उसको नुकसान पहुंच जाए लेकिन आकर्षण पैदा होना चाहिए। अब देखिए ये जो है इसको मोस्ट लगा लेना, मैंने इसको डार्क भी कर दिया है। नैमित्तिक अनुबंधन की गति, स्पीड, प्रबलनों की संख्या, मात्रा और गुणवत्ता बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। प्रबलनों की संख्या ज़्यादा होगी तो भी होगी, मात्रा ज़्यादा होगी तो भी होगी, और गुणवत्ता ज़्यादा होगी तो भी नैमित्तिक अनुबंधन की गति ज़्यादा रहेगी। अब देखिए सकारात्मक और नकारात्मक प्रबलनों में क्या क्या अंतर है ये देखते हैं। सकारात्मक प्रबलन, इसे S+ से प्रदर्शित करते हैं, इसे S- से प्रदर्शित करते हैं नकारात्मक को। सकारात्मक में उद्दीपक की प्राप्ति अनुक्रिया पर निर्भर करती है, कष्टदायक में उद्दीपक से छुटकारा अनुक्रिया पर निर्भर करता है। यहाँ पे उद्दीपक की प्राप्ति अनुक्रिया पर निर्भर करेगी और यहाँ पर उद्दीपक से छुटकारा अनुक्रिया पर निर्भर करेगा, याद रखिएगा। इसे प्राप्त करने के लिए प्राणी अनुक्रिया उत्पादित करता है। इसमें प्राणी दंड से या फिर कष्टदायक स्थिति से निजात पाने के लिए अपनी अनुक्रिया को उत्पादित भी कर सकता है या फिर अवरुद्ध भी कर सकता है। जैसे कहीं पे जाने से बालक के, जैसे मान लो बालक ऊपर चढ़ के जा रहा है, ऊपर देख के चल रहा है तो ठोकर लग रही है, बार बार ठोकर लग रही है, तो वह फिर कोई ऐसी अनुक्रिया करेगा जिससे कि उसके ठोकर ना लगे, तो वहाँ पे वह अवरुद्ध हो जाएगी। इसके उदाहरण हैं जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, प्रोत्साहन, प्रमाण पत्र, वेतन, ये सारे के सारे किसके हैं, प्रश्न पॉजिटिव के हैं। और डांट, आलोचनात्मक टिप्पणी, उपहास, ये सारे के सारे क्या हैं, नकारात्मक पुनर्बलन के उदाहरण हैं। अब देखिए वो ऊपर मैंने आपको बताए थे प्राथमिक और द्वितीय, तो अब देखते हैं प्राथमिक प्रबलक क्या होते हैं। प्राइमरी रेनफोर्सर कहते हैं इनको। ये वे प्रबलक होते हैं जो जैविक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें प्राथमिक कहते हैं, जैविक रूप से, बायोलॉजिकल रूप से, और ये जीवन के निर्धारक होते हैं। जैसे भूखे व्यक्ति के लिए जो भोजन होता है वो प्राथमिक प्रबलक होता है, जब उसको भूख लगेगी तो वो भोजन को ही सबसे ज़्यादा प्राइमरी कहेगा। तो वे जो जैविक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, जीवन के निर्धारक होते हैं, उन्हें प्राथमिक प्रबलक कहते हैं। द्वितीयक, ये वे प्रबलक होते हैं जो प्राणी के पर्यावरण के साथ
अनुभव के कारण प्रबलक की विशेषता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे धन, धन को कोई खाता थोड़ी है, लेकिन फिर भी धन लेना सब चाहते हैं। सपोज करो धन को आज ही डिमोनेटाइज कर दें, जिस तरह से मोदी जी ने किया था 500 के नोट को। तो 500 और 1000 का नोट अब कोई पुराना वाला आपको देगा तो आप लेंगे क्या? वो आपके लिए प्रबलक का कार्य नहीं करेगा। तो क्या होता है, पर्यावरण के साथ यदि प्राणी कुछ अनुभवों के कारण से कोई चीज है वो प्रबलक की विशेषता प्राप्त कर लेती है, तो उसको द्वितीयक प्रबलक कहते हैं। वो वास्तव में जीवन के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन जीवन में आकर्षण पैदा कर लेता है पर्यावरण के साथ। अब आता है प्रबलक की अनुसूचियाँ। इसको मोस्ट लगा लेना, यहाँ से प्रश्न उठेगा आपकी बार। इसको अंग्रेजी में कहते हैं शेड्यूल। अनुसूचियों को कहते हैं अंग्रेजी में शेड्यूल। शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। पुनर्बलन की अनुसूचियाँ या प्रबलन की अनुसूचियाँ एक ही बात है। तो देखिए, प्रबलन की अनुसूचियाँ कहते किसे हैं? अनुबंधन के प्रयासों के दौरान प्रबलन उपलब्ध करवाने की जो व्यवस्था होती है वह प्रबलन की अनुसूची कहलाती है। जैसे अनुबंधन हो रहा है तो उस समय में प्रबलन किस तरह से, किस व्यवस्था से उपलब्ध करवाया जा रहा है, आपको पुरस्कार किस व्यवस्था से दिया जा रहा है, वो जो व्यवस्था है, वो जो मैनेजमेंट है, उसे कहते हैं प्रबलन की अनुसूची। परिभाषा तो बिल्कुल सीधी सी है। अनुबंधन के दौरान प्रबलन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था प्रबलन की अनुसूची कहती है। यह अनुबंधन की दिशा को प्रभावित करते हैं। ये जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल भी अनुबंधन की दिशा को प्रभावित करता है। इसके कारण अनुबंधित अनुक्रियाएं अलग अलग विशेषताओं वाली हो जाती है। और यही कारण है कि टीचर लोग जो भी हैं उनको क्या होता है, रेनफोर्समेंट की शेड्यूल का पता होना जरूरी है, क्योंकि वो प्रोसेस को, पूरे लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित कर देता है। तो ये जो आपका रीट का जो परीक्षा है उसके लिए मोस्ट टॉपिक बन जाता है। प्रबलन की अनुसूची दो प्रकार की होती है, सतत और आंशिक। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से मैंने ये सारी चीज़ आपको बता दी है, आप देख सकते हैं। प्रबलन की अनुसूचियाँ दो प्रकार की होती है, सतत प्रबलन और आंशिक प्रबलन। सतत प्रबलन होता है उसका कोई प्रकार नहीं होता है। जो आंशिक प्रबलन होता है वो दो प्रकार का होता है, अंतराल पुनर्बलन या फिर अनुपात। अंतराल जैसे नाम से ही पता, देखो सतत तो क्या होगा, जो लगातार मिले। आंशिक का क्या होगा, मतलब जो कभी कभी मिले या रुक रुक कर मिले। नाम से ही पता चल रहा है सतत लगातार, आंशिक कभी कभी मिले। जैसे मिठाई, आप जैसे मान लो कोई बालक है, उसको टॉफ़ी देते हैं रोजाना के रोजाना। अगर कोई बालक है वो कोई भी चीज़, कविता सुना देता है या फिर पहाड़े गिनती कुछ भी सिखा देता है, सुना देता है, तो उसके बाद में अगर आप रोजाना के रोजाना एक टॉफ़ी दे रहे हैं तो ये सतत पुनर्बलन हुआ। और अगर आप एक दिन दे रहे हैं, 5 दिन बाद में दे रहे हैं फिर, तो ये आंशिक प्रबलन हो गया। अब आंशिक प्रबलन दो प्रकार का होता है। रुक रुक के जो प्रबलन मिलता है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है अंतराल और दूसरा होता है अनुपात। तो अंतराल पुनर्बलन का मतलब होता है एक टाइम के बाद में आंशिक प्रबलन दिया जाए तो वह आंशिक अंतराल पुनर्बलन हो गया। और यदि कभी तो 5 दिया जाता है, कभी 3 दिया जाता है, तो ये हो गया अनुपात पुनर्बलन। या फिर एक तो 10 दिन बाद में गया, एक दिन 5 दिन बाद में गया, तो ये भी क्या हो गया, आंशिक। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित अंतराल और परिवर्ती अंतराल। परिवृत्य है ये शब्द, एक्चुअल शब्द है, इसको गलत मत समझिएगा, ये बिल्कुल सही शब्द है। परिवृत्य को परिवर्ती भी बोलते हैं। इसी तरह से अनुपात पुनर्बलन भी दो प्रकार का होता है, निश्चित अनुपात और परिवर्ती अंतराल पुनर्बलन। तो ये पुनर्बलन की अनुसूचियाँ होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इनको एक एक को अपन देखेंगे, यहाँ से किस तरह से प्रश्न आते हैं और ये किस तरह से अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम को कौन सा प्रभावित ज़्यादा करता है ये देखते हैं अब। तो आइए, सबसे पहले आता था सतत पुनर्बलन, कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट। किसी वांछित अनुक्रिया के गठित होने के पश्चात प्रत्येक बार कोई प्रबलन दिया जाए तो उसे सतत प्रबलन कहते हैं। सतत प्रबलन की परिभाषा क्या हो गई, कोई भी मनमाफिक अगर घटना घट जाती है तो उसके पश्चात कोई प्रबलन दिया जाता है, प्रत्येक बार
तो उसे कहते हैं। जैसे किसी मालिक द्वारा अपने नौकर को रोज पगार देना। अगर किसी ने काम कर दिया तो रोज की रोज उसको तनख्वाह मिल रही है, धन मिल रहा है, तो ये हो गया सतत प्रबलन का उदाहरण। दूसरा आता है आंशिक। आंशिक का दूसरा शब्द आता है सविराम, लेकिन इसकी जो अंग्रेजी होगी वो होगी पार्शियल रेनफोर्समेंट। तो देखिए, इस प्रकार की अनुसूची में अनुक्रिया को कभी प्रबलन दिया जाता है और कभी प्रबलन नहीं दिया जाता है। कभी तो देंगे और कभी नहीं देंगे। इस प्रकार को कहते हैं आंशिक या फिर सविराम प्रबलन। आंशिक प्रबलन सतत प्रबलन की तुलना में विलोप के प्रति ज्यादा विरोध पैदा करता है। अब देखिए ये चीज क्या है, विलोप के प्रति ज्यादा विरोध। विलोप का मतलब होता है भूल जाना, सीधे शब्दों में बता रहा हूं। और विलोप के प्रति विरोध का मतलब होता है जल्दी से नहीं भूलने देता है। विलोप के प्रति ज्यादा विरोध अर्थात भूलने में विरोध करता है, अर्थात भूलने नहीं देता है। लेकिन शब्द है वो यही आपको याद रखना पड़ेगा मनोविज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि परीक्षा में भी इसी तरह से शब्द देगा। विलोप के प्रति ज्यादा पैदा करता है विरोध, अर्थात आंशिक पुनर्बलन है ये ज्यादा प्रभावी होता है। अर्थात इस प्रकार के प्रबलन में विलोपन अपेक्षाकृत कम पाया जाता है क्योंकि विरोध होता है इसका। यह अधिगम हेतु एक अच्छी प्रबलन सूची मानी जाती है। निम्न में से कौन सी प्रबलन अनुसूची सर्वाधिक उपयुक्त है? आंशिक या सविराम प्रबलन अनुसूची। टेक देना। सतत प्रबलन में इतना स्पीड से नहीं होता है अधिगम, सविराम या आंशिक प्रबलन होता है उससे तीव्रता से अधिगम होता है। उदाहरण, कोई अध्यापक कक्षा में सवाल करने पर किसी विद्यार्थी को पेन देता है, लेकिन दूसरे दिन किसी विद्यार्थी के सवाल हल करने के पश्चात वह पेन नहीं देता है। 3-4 दिन बाद पुनः वह किसी विद्यार्थी को पेन देता है। यह एक आंशिक प्रबलन का उदाहरण हो गया, तो इसे कहते हैं आंशिक। अब देखिए, ये जो प्रबलन है ये दो प्रकार के होते हैं, अंतराल और अनुपात। अब सबसे पहले अपन देखते हैं अंतराल या विलंबित प्रबलन क्या होते हैं। इस प्रकार की अनुसूची में प्रबलन देने का आधार प्राणी द्वारा की गई अनुक्रियाएं नहीं होती, बल्कि एक अनुक्रिया से दूसरी अनुक्रिया के बीच का समय अंतराल होता है। अंतराल का मतलब समांतराल। देखिए ये भी दो प्रकार का होता है, नियमित अंतराल प्रबलन अनुसूची। नियमित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची क्या हो गई? जिस अनुसूची में एक प्रबलन प्रस्तुत करने के पश्चात एक निश्चित समय के बाद में दूसरा प्रबलन दिया जाए उसे फिक्स अंतराल अनुसूची कहते हैं। जैसे किसी चैनल के प्रत्येक रविवार को एक धारावाहिक का प्रसारण, कोई सीरियल आ रहा है और प्रत्येक रविवार को आता है। अब देखिए सीरियल होता है वो तो रोमांचक होता है, तो वो प्रबलक होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो वो उद्दीपक होता है और वो क्या होता है? प्रत्येक रविवार को आ रहा है। तो ये फिक्स अंतराल हो गया, एक निश्चित समय के बाद में आपको प्रबलन मिल रहा है। किसी धारावाहिक के प्रत्येक 5 मिनट के पश्चात विज्ञापन आना, ये भी हो गया एक क्या? निश्चित अंतराल प्रबलन अनुसूची। कैसे? वो ऐसे हो गए। अब आप कहेंगे कि साहब विज्ञापन आना किस तरह से प्रबलन हुआ? तो ये ऋणात्मक प्रबलन हो जाएगा भाई, उसमें क्या है, दोनों तरह के तो होते ही हैं। अब आता है परिवर्ती या अल्टरनेटिंग अंतराल अनुसूची। परिवृत्य को परिवर्ती भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं परिवर्ती, चेंजेबल। लेकिन आपकी परीक्षा के अंदर ये परिवृत्य शब्द ही आएगा या फिर अल्टरनेटिंग शब्द आएगा। जिस अनुसूची में एक प्रबलन प्रस्तुत करने के पश्चात एक निश्चित समय के बाद में प्रबलन न दिया जाए, अर्थात कभी तो जल्दी दे दें और कभी देर से दें, तो इस व्यवस्था को परिवर्त्य अंतराल अनुसूची कहते हैं। इस प्रकार की अनुसूची में प्रायोजक को, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे प्रायोजक कहते हैं, प्रायोजक नहीं कहते हैं इसको। एक्चुअली में प्रायोजक शब्द गलत है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उसको प्रायोज्य कहते हैं। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, इसे कहते हैं प्रायोज्य। समझ में आ गया होगा? तो इस प्रकार की अनुसूची में प्रायोज्य को यह पता नहीं रहता कि प्रबलन दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, इसलिए प्रायोज्य सक्रिय रहता है। जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो सक्रिय रहते हैं, एक्टिविटी करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। जैसे किसी बच्चे को पता हो कि हो सकता है मेरे को मिठाई मिले, तो वो फिर क्या होगा, काम करेगा उस मिठाई की उसके अंदर उम्मीद के अंदर।
इससे अनुक्रिया की दर में कमी नहीं आती है। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण है बहुत ही ज़बरदस्त, कोई वेटर को दी जाने वाली टिप। होटल्स के अंदर अगर अच्छी होटल होती है उसके अंदर आप खाना खाने जाते हैं या शादी के अंदर खाना खा रहे हैं, तो वैसे तो आप तो टिप देते ही नहीं हैं, कहाँ पे पैसे खर्च करेंगे। लेकिन वेटर होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, जी सर कहते हैं, झुक के काम करते हैं, तो इसीलिए करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? उनको लगता है कि हो सकता है मेरे को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, टिप मिलेगा। तो ये हो गई परिवृत्य अंतराल अनुसूची। कभी तो वेटर को 2 दिन बाद में मिलती है, कभी 1 घंटे में 5 बार मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है। अब दूसरा प्रकार का आता है अनुपात पुनर्बलन। सविराम, सविराम के अंदर एक तो सतत होता है और एक सविराम होता है बदलने वाला। तो उसी के अंदर 2 प्रकार होते हैं, उसमें दूसरा प्रकार है अनुपात। अनुपात पुनर्बलन को रेशो रेनफोर्समेंट कहते हैं। इस प्रकार के पुनर्बलन में पुनर्बलन देने का आधार प्राणी द्वारा की गई अनुक्रियाओं की संख्या से होता है। कितनी संख्याओं के अनुपात में आपको कितना दिया जा रहा है। 10 काम करने के बाद में दिया जा रहा है पुनर्बलन, या 10 पुनर्बलन दिए जा रहे हैं, 15 पुनर्बलन दिए जाते हैं, तो ये रेशियो हो जाता है। अब इसमें 2 प्रकार होते हैं, निश्चित अनुपात पुनर्बलन और परिवृत्ति। तो निश्चित अनुपात पुनर्बलन क्या होगा, इस प्रकार के अनुसूची में कुछ निश्चित अनुक्रियाएं करने के पश्चात निश्चित पुनर्बलन दिया जाता है। यदि कोई कोच कहता है कि 2 बार ग्राउंड के चक्कर लगाने के पश्चात ही नाश्ता मिलेगा, तो यह नियमित अनुपात अनुसूची हो गई। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि 2 बार ग्राउंड के चक्कर मारो और नाश्ता करो, नहीं नाश्ता नहीं मिलेगा, तो ये निश्चित अनुपात पुनर्बलन हो गया, संख्या निश्चित कर दी। परिवृत्तीय अनुपात अनुसूची क्या हो गई, अनुपात शब्द आते ही संख्या पे जाना है, अंतराल शब्द आते ही समय पे जाना है। इस प्रकार की अनुसूची में अलग अलग अवसरों पर अलग अलग अनुक्रियाओं की संख्या पर प्रबलन देने की व्यवस्था होती है। किसी भी प्रबलक की प्रबलनकारी क्षमता विलंब के साथ साथ कम हो जाती है। वेरी मोस्ट, प्रबलन यदि विलंब ज्यादा कर दिया जाए तो उसकी क्षमता कम हो जाती है, प्रबलनकारी उतना वो नहीं होता है। यह पाया गया है कि प्रबलन प्रदान करने में विलंब से निष्पादन का स्तर भी निम्न हो जाता है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। निष्पादन का स्तर कम होने का क्या मतलब हो गया, परफॉर्मेंस का डाउन हो जाना। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण है, यदि किसी बालक को पूछा जाए कि वह कोई क्रिया करने के तुरंत बाद लेकिन थोड़ी टॉफियाँ लेना चाहेगा या थोड़ी देर बाद में ज़्यादा टॉफियाँ, तो बालक कहेगा कि तुरंत बाद टॉफियाँ लेना पसंद करेगा, भले ही कम मिले, चाहे से थोड़ी ही मिल जाए लेकिन तुरंत मिल जाए, बात खत्म, बाद में कोई मतलब नहीं है, बच्चा तुरंत चाहता है। तो क्योंकि वो विलंब होता है, उसके साथ साथ प्रबलन का जो इफेक्ट है, उसकी जो क्षमता है, आकर्षण है, वो कम हो जाता है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, ये आपकी घटना घटित हुई होगी स्कूल्स में। स्कूल के सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें उसी दिन बच्चों को इनाम देना अधिक प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति देता है बताए दूसरे दिन के। आपके जैसे मान लो 26 जनवरी का कोई प्रोग्राम हुआ और किसी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया, नाटक किया या फिर कोई गाना प्रस्तुत किया, तो उसी समय मंच के ऊपर उसको पैसे दे दिए गए या फिर इनाम या पेन दे दिया गया, तो उसको गर्व भी देगा, उसको मज़ा भी आ जाएगा। कोई भी अनुक्रिया करने के तुरंत बाद में अगर उसको दे दिया गया है तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। लेकिन यदि दूसरे दिन अगर उसको दिया जा रहा है तो फिर उसको ज़्यादा गर्व की अनुभूति नहीं होगी, ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि प्रबलन तुरंत अनुक्रिया के गठित होने के बाद में देते हैं तो उसका मज़ा अच्छा होता है और निष्पादन का स्तर भी अच्छा होता है। अब देखिए ये आता है आज का मेन टॉपिक। ये क्रियाएं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अधिगम की कुछ प्रमुख क्रियाएं हैं, उनमें से 4 महत्वपूर्ण होते हैं, विलोपन, सामान्यकरण, विभेदन और स्वतः पुनः प्राप्ति। आज इनको दोबारा से और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लगभग वैसे ही हैं। यहाँ से भी प्रश्न उठता है आपके रीट के अंदर। सबसे पहला आता है विलोपन, को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटिंक्शन, सामान्यकरण को कहते हैं जनरलाइजेशन, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, और स्वतः पुनर्प्राप्ति को कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी। सबसे पहले देखते हैं विलोपन क्या होता है। इसको लगा लेना, विलोपन से प्रश्न उठ जाता है। सीखने के पश्चात अधिगम का मिट जाना विलोपन कहलाता है।
किसी अधिगम की परिस्थिति को हटा लेने के बाद में अनुबंधन का कमजोर हो जाना या समाप्त हो जाना या सीखा हुआ व्यवहार लुप्त हो जाना विलोपन की प्रक्रिया होती है। जो चीज सीखी है, जो व्यवहार चेंज हुआ है, वो व्यवहार वापस से बदल जाए तो उसे कहते हैं विलोपन। उदाहरण, यदि प्राचीन अनुबंधन में कुत्ते की घंटी की ध्वनि सुनाने के पश्चात भोजन नहीं दिया जाए और ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाए तो कुत्ता अनुक्रिया प्रदर्शित करना बंद कर देता है, लार का आना बंद हो जाता है, इसे कहते हैं विलोपन। नैमित्तिक अनुबंधन में यदि चूहे द्वारा लीवर दबाने के पश्चात भी भोजन का कोई भी दाना नहीं मिले तो वह धीरे धीरे अपने व्यवहार को कम कर देता है और अंत में लुप्त हो जाता है, वह लीवर को दबाना बंद कर देता है, इसे क्या कहेंगे? विलोपन कहेंगे। अधिगम की प्रक्रिया विलोपन का विरोध भी प्रदर्शित करते हैं। इसको मोस्ट लगा लेना, यहाँ से प्रश्न उठ सकता है। विलोपन का प्रतिरोध क्या होता है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटिंक्शन, प्रतिरोध करना या रेजिस्टेंस करना। तो देखो अधिगम क्या होती है, उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। इसका तात्पर्य यह है कि सीखी गई अनुक्रिया प्रबलन न मिलने पर भी कुछ समय तक तो रहती है, वो जाती नहीं है, फिर भी पुनर्बलन के प्रयासों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वह धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और अंततोगत्वा क्या हो जाती है? बंद ही हो जाती है। कोई अनुक्रिया कितने समय तक विलोपन का प्रतिरोध करेगी यह अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे पुनर्बलन कितना आकर्षक था, कितना मिलता था, इन चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है कि कितने समय तक प्रतिरोध करता रहेगा कि नहीं मेरे को भोजन मिलेगा, नहीं मेरे को भोजन मिलेगा। यदि सीखते समय प्रबलित प्रयासों की संख्या बढ़ती है तो विलोपन का प्रतिरोध भी बढ़ता है। प्रयासों की संख्या बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, इसका मतलब ज़्यादा प्रयासों की संख्या रहती है सीखते समय तो वह बहुत लंबे समय तक टिकती है अधिगम की प्रक्रिया, और अधिगम अनुक्रिया सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचती है, अतः प्रयासों की संख्या अधिक होनी चाहिए। ऐसा होने पर उपलब्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर होने के बाद में प्रयासों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए, अगर आपके अंदर अधिगम स्थिर हो जाता है तो ज़्यादा प्रयास करने पर कोई लाभ नहीं मिलता है और विलोपन का प्रतिरोध भी बहुत खतरनाक हो जाता है, अर्थात विलोपन हो ही नहीं पाता। कई कई जो चीज़ें होती हैं वो परमानेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो बार बार अपन प्रति उसको करते हैं, प्रयास रोजाना करते हैं, इसलिए वो चीज़ परमानेंट हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है आपके रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रबलित प्रयासों की संख्या बढ़ने पर विलोपन का प्रतिरोध बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रबलित प्रयासों की संख्या बढ़ेगी तो विलोपन नहीं होगा। मैं क्लियर कर देता हूँ हर चीज को। प्रबलनों की संख्या बढ़ने पर भी विलोपन का प्रतिरोध बढ़ता है। अगर ज्यादा संख्या के अंदर इनाम मिल रहा है तो भी अधिगम लंबे समय तक टिकेगा, उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। विलोपन का प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ? अधिगम ज्यादा समय तक टिकेगा, विलोपन होगा नहीं। प्रबलन की मात्रा बढ़ती है तो भी विलोपन का प्रतिरोध घटता है। अगर प्रबलन की मात्रा बढ़ती है, प्रबलन की मात्रा बढ़ने पर विलोपन पर, इसको मोस्ट लगा लेना। तीसरा जो पॉइंट है इसको वेरी मोस्ट लगा लेना, यहाँ पे आप गलत लें। देखो, प्रबलनों की संख्या बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है लेकिन प्रबलन की मात्रा बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। जैसे भोजन अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा देते हैं या फिर भोजन यूं ही पड़ा रहता है तो फिर प्रबलन की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो विलोपन का प्रतिरोध घट जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब ये होगा कि ज़्यादा मात्रा में अगर कोई चीज़ दे जाती है तो अधिगम ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता है, अधिगम भूल जाता है व्यक्ति। तो इसलिए मात्रा कम होनी चाहिए लेकिन संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखिए, नेक्स्ट आता है प्रयासों के दौरान प्रबलन विलंब से मिले तो प्रतिरोध बढ़ता है। अगर प्रबलन विलंब से बढ़े मिले तो प्रतिरोध बढ़ता है, अर्थात ज़्यादा देर बाद में प्रबलन देना। क्या होता है? उसी दौरान देना, ज़्यादा बाद में नहीं, उसी दौरान देना, इसके कारण भी प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सतत प्रबलन मिलता है तो विलोपन का प्रतिरोध घटता है। देखिए, यहाँ पे भी घट रहा है और यहाँ पे भी घट रहा है। सतत प्रबलन से भी विलोपन का प्रतिरोध घटता है। इसका मतलब अधिगम क्या होता है? जल्दी से भूल जाता है व्यक्ति। अधिगम क्या होता है? आंशिक प्रबलन मिलता है
तो विलोपन का प्रतिरोध बढ़ता है। यदि रुक रुक के प्रबलन मिल रहा है तो लंबे समय तक टिकेगा क्या? अधिगम। प्रतिरोध बढ़ने का मतलब होता है अधिगम लंबे समय तक टिकेगा। तो ये चीजें थी, इनको आप मोस्ट लगा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विलोपन का प्रतिरोध बढ़ता है तो अधिगम दीर्घकालिक होता है, और विलोपन का प्रतिरोध घटता है तो अधिगम अल्पकालिक होता है। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही दीर्घकालिक होगा, और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो अधिगम अल्पकालिक होता है, अर्थात अधिगम को जल्दी से भूला जा सकता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है सामान्यकरण, इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। देखिए, अब से जो पहली कक्षा थी उसके अंदर मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया था, और मैंने एक शब्द भी कहा था कि एक क्लास बाद में इन टॉपिकों को दोबारा से पढ़ेंगे। तो आज प्रबलन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिकों को अपन पढ़ रहे हैं। सामान्यकरण का तात्पर्य है कि अनुबंधन होने के बाद में लगभग समान प्रकार के उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रिया प्रदर्शित करना, ये सामान्यकरण कहलाता है। जैसे कुत्ता घंटी बजने पर रोजाना पर भोजन प्राप्त करता है, तो टेलीफोन की घंटी पर भी भोजन प्राप्ति में लार आना सामान्यकरण का उदाहरण है। समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कोई चीज़ लंबी नहीं है इसमें। यदि कुत्ते को लाल प्रकाश की चकाचौंध होते ही भोजन मिलता है, एकदम से लाल लाइटें फ्लैश होती हैं और भोजन मिलता है, तो सामान्य प्रकाश की चमक आने पर भी भोजन की उम्मीद वो करता है और लार टपकाता है, तो उद्दीपक को क्या कहते हैं? इसे उद्दीपक का सामान्यकरण करने के कारण होता है। यदि किसी बच्चे को एक खास आकृति वाले जार में मिठाई दी जाती है, अब उसी प्रकार के अन्य जार के देखने पर जो थोड़ा अलग आकृति का है और दूसरी जगह रखा है, तो उसमें भी बालक मिठाई की उम्मीद करके अंदर ढूंढता है, तो ये सामान्यकरण का उदाहरण है। उसी तरह के लगभग वह जार है लेकिन दूसरी जगह है, लेकिन फिर बच्चा सोच रहा है कि यहाँ पे अपने को मिठाई मिल सकती है, तो ये सामान्यकरण के कारण होता है। यदि कोई बालक पेन के द्वारा कॉपी में लिखना सीखता है, इसके पश्चात वह स्लेट पर भी पेन से लिखकर देखता है, तो यह सामान्यकरण का उदाहरण है। वो जनरलाइज हो गया कि वहाँ पे लिखता है तो ये स्लेट के ऊपर भी लिखेगा। यदि कोई बालक किसी दाढ़ी वाले व्यक्ति से मिलता है और डर लगता है उसे, तो उसी प्रकार के दूसरे दाढ़ी मूंछ वाले व्यक्ति से मिलने पर वह डरता है, तो ये भी सामान्यकरण का उदाहरण है। सामान्यकरण की प्रक्रिया विभेदन का अभाव होता है, इसके अंदर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता, विभेदन नहीं कर पाता, ये इससे पूरक प्रक्रिया है सामान्यकरण। अब देखते हैं विभेदन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। विभेदन वह क्षमता होती है जिसके कारण अधिगमकर्ता अलग अलग उद्दीपकों को पहचान करने की क्षमता रखता है, उसे कहते हैं विभेदन। विभेदन सामान्यकरण की पूरक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में बालक छोटे छोटे अंतरों को देखते हैं, उद्दीपक के एक एक अंग को देखता है वो कि क्या चीज है। अब देखिए उदाहरण देखते हैं। यदि कोई बालक गाय और भैंस को अलग अलग रूप में देखता है, तो यह उसकी विभेदन क्षमता के कारण होता है। यदि किसी बालक को पहली बार कुत्ते के बारे में बताया जाता है, उसके पश्चात वह बकरी को भी कुत्ता बोल रहा है, तो यह विभेदन के अभाव के कारण होता है। उसको बता दिया 4 पैरों वाला कुत्ता होता है, अब वो दूसरी बार बकरी को देखा और उसको पूछा बच्चे क्या है, ऐसा क्या होता है? लगभग 2 साल का बालक होता है, वो कहता है, वो इसी तरह से करता है, सामान्यकरण कर देता है सब चीजों का। तो वो क्या करेगा, कुत्ता बता दिया तो बकरी को भी कुत्ता कह देगा। ये किसके कारण से होता है? विभेदन के अभाव के कारण से होता है। यदि स्कैनर बॉक्स में स्विच के पास एक बल्ब लगा दिया जाए और लीवर दबाने पर पहले भोजन मिले, लेकिन बाद में लीवर दबाने पर भोजन नहीं मिले, बल्कि बल्ब के जलने पर लीवर दबाने के बाद में भोजन मिले, पहले बल्ब जलेगा और फिर लीवर दबाने पर भोजन मिलेगा। यदि चूहा बल्ब जलाने के पश्चात ही लीवर दबाता है, तो विभेदन क्षमता के कारण होता है। यदि उस बॉक्स के अंदर, और ये ऐसा प्रयोग किया गया था, लाइटें लगा दी और लीवर है, पहले लीवर दबाने पर दाना मिल रहा था, अब लीवर दबाने पर तभी भोजन मिलता है जब ये लाइट जले। अगर ये लाइट जलते ही अगर लीवर दबा दिया जाता है तो दाना मिलेगा। तो थोड़ी देर बाद में इस चीज का सीखना कि लीवर जैसे ही लाइट दब गई तो भाग के और लीवर दबा दो, तो इसे कहते हैं क्या? विभेदन क्षमता, कि वो अपनी अनुक्रियाओं में विभेद करना सीख गया। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है, इसको आप आराम से याद रखना, अपनी नोटबुक में बता लेना। बहुत छोटे बालक 4-5 माह से पूर्व, 4-5 महीने के या 12 महीने के जो बालक होते हैं, वे अपनी माता के समान कपड़े पहनने वाली औरतों के पास जाने पर रोते नहीं।
सेम तरह का हुलिया होता है उसके पास इजीली चले जाते हैं, पिता के पास नहीं जाते हैं। लेकिन माता की तरह कपड़े पहनने वाली, जो साड़ी पहनने वाली महिला है, उसके पास चले जाते हैं। लेकिन वह बालक जब बड़ा हो जाता है तो समान कपड़े पहनने वाली औरत के पास जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि यह उसमें विभेदन क्षमता उत्पन्न होने के कारण होता है। शुरू के अंदर तो वह जनरलाइजेशन के कारण जा रहा था और विभेदन के कारण क्या, जाने के लिए मना कर देता है। तो यह बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, विभेदन का और सामान्यीकरण का। स्वतः पुनः प्राप्ति, इसे क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं इसको अंग्रेजी में। इसको और शब्द से भी दे सकता है, लेकिन अंग्रेजी का शब्द देगा वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी देगा। किसी अधिगम अनुक्रिया के विलोप होने के बाद में, कुछ समय खर्च हो जाने के बाद में वापस से अनुबंधित अनुक्रिया गठित होना बंद हो जाती है। यह विलोपन के कारण होता है। थोड़े बहुत दिनों बाद में विलोप हो गया, कोई चीज सीखी और खत्म हो गई। बहुत समय पश्चात यदि अनुबंधित उद्दीपक उन्हें गठित करते हैं तो प्राणी यदि अनुक्रिया करता है तो उद्दीपक की प्राप्ति हो जाती है। यदि अगले प्रयास में समान अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं तो इसे पुनः प्राप्ति कहते हैं। अब देखिए, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और समझ में आ जाएगा। यदि किसी बालक को जोड़ करना सिखा दिया जाता है और रोजाना उससे अभ्यास करवाया जाता है और वह जोड़ करना सीख जाता है, कुछ समय बाद में गर्मी की छुट्टियां आती हैं और बालक जोड़ करना भूल जाता है। अध्यापक उसे एक बार जोड़ करना फिर बता देता है तो वह फिर तुरंत जोड़ करना सीख जाता है। इससे अधिगम की स्वतः पुनः प्राप्ति कहते हैं। और स्वतः पुनः प्राप्ति के कारण अधिगम अपेक्षाकृत तीव्रता से होता है दूसरी बार में। स्वतः पुनर्प्राप्ति का ये ग्राफ है, इस ग्राफ को आप देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई टेस्ट हो रहा है और ये कोई अनुक्रियाएं हैं, इस तरह से एक्स और वाई ग्राफ इसके ऊपर। तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसके अंदर ये क्या है, अधिगम हो रहा है। अब देखिए जैसे जैसे अनुक्रिया की प्रबलता बढ़ती है इस तरह से अधिगम हो जाता है। फिर मान लीजिए उद्दीपक दे नहीं जा रहा, यहाँ पर अर्जन होता है। पहला जो है वो है अर्जन। अर्जन में क्या होता है, अनुबंधित और स्वाभाविक दोनों के दोनों उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर विलोप होता है। दूसरी जो पोर्शन है उसके अंदर विलोपन हो रहा है। विलोपन कैसे, यहाँ पर अनुबंधित केवल घंटी बजाई जा रही है और घंटी बजाने के बाद में भोजन नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे विलोपन हो जाएगा। विलोपन के कुछ समय बाद में विलोपन होके और खत्म हो जाता है। यहाँ पर कोई भी अनुक्रिया नहीं होती है। अब चाहे घंटी बजाओ चाहे कुछ करो, कुत्ता कुछ भी नहीं देखेगा। इसे कहते हैं भूल जाना, विश्राम, कुछ भी नहीं गठित होता है। लेकिन फिर से यदि घंटी बजा के और भोजन दे दिया जाए तो फिर से अनुक्रिया प्रदर्शित होने लग जाती है। तो इसे कहते हैं स्वतः पुनः प्राप्ति। इस पोर्शन पहली प्रक्रिया के अंदर अर्जन होता है। अर्जन का मतलब होता है कि अनुक्रिया करना सीखता है। और अनुबंधन होता है, अनुबंधन का अर्जन हो गया, अनुबंधन का विलोपन हो गया, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ और फिर अनुबंधन की पुनः प्राप्ति हो गई। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपके। इसको एक बार और मैं शॉर्ट शब्दों में रिपीट कर देता हूँ। कुत्ते को भोजन दिया गया, कब, घंटी बजाने के बाद में। फिर थोड़े बहुत दिनों बाद में केवल घंटी बजाई गई तो लार आई, इसे कहेंगे कि यहाँ पे अनुबंधन हो चुका। दूसरी कंडीशन के अंदर उसी कुत्ते को भोजन नहीं दिया जाता है और लेकिन घंटी बजाने के बाद में भोजन नहीं दिया जाता है, लेकिन लार आ रही है। फिर घंटी बजाने के बाद में भोजन नहीं दे रहा, लार आ रही है। धीरे धीरे इसी तरह से घंटी बजाकर भोजन नहीं दिया जाता तो लार बनना कम हो जाएगी, फिर लार बनेगी ही नहीं। फिर घंटी बजाने पर जो कुत्ता है वो अपने कान भी नहीं फड़फड़ाएगा, किधर भी नहीं देखेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कोई घंटी बजाओ। तो इसे कहेंगे विलोपन। विलोपन के बाद में एक बार क्या हुआ, फिर घंटी बजा के भोजन दे दिया गया, फिर घंटी बजा के भोजन दे देगा, तीसरे दिन फिर लार गिराने लग गया घंटी बजाते ही, तो इसे कहेंगे स्वतः पुनः प्राप्ति। अब देखिए स्किनर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। इन्होंने दंड के स्थान पर पुनर्बलन को महत्व दिया। इन्होंने निदानात्मक शिक्षण हेतु यह बहुत उपयोगी है। व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। यह दंड का विरोध करती है। यह सहायक सामग्रियों
इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट लगा देना। अनुदेशन की जो सामग्रियां हैं उनका समर्थन करती है कि मशीनों के साथ में भी क्या होना चाहिए, जैसे चार्ट वगैरह, मशीन प्रयोग, इनकी क्या करती है, ये सिफारिश करती है। यह अभिप्रेरणा पर बल भी देता है। क्या? स्किनर का अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत। अब देखिए शास्त्रीय और क्रिया प्रसूत में क्या अंतर है। शास्त्रीय अनुबंधन जो पॉवलोव ने दिया था और क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो स्किनर महोदय ने दिया है, इनमें अंतर है। यहाँ से भी आपका प्रश्न आ सकता है, निम्न में से शास्त्रीय और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में कौन सा अंतर है या नहीं है। तो देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन अनुक्रिया व्यवहार में सहायक होता है, जबकि यह सक्रिय व्यवहार में सहायक होता है। मतलब यहाँ पर केवल और केवल रेस्पॉन्स आता है, यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेंट व्यवहार आता है, बच्चे को एक्टिवेट करने के लिए ये काम में आता है। शास्त्रीय अनुबंधन में उद्दीपक की केंद्रीय भूमिका रहती है, इसमें अनुक्रिया की केंद्रीय भूमिका रहती है। अब देखिए इस टॉपिक को मैं बता देता हूँ। शास्त्रीय अनुबंधन में जो उद्दीपक है अर्थात मांस का चूर्ण है, वो लालायित कर रहा है किसको, कुत्ते को अनुक्रिया प्रदर्शित करने के लिए। लेकिन क्रिया प्रसूत अनुबंधन में उद्दीपक को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, वह जो चूहा है वो स्वयं से ही कोई ना कोई अनुक्रिया करता है और फिर उसको प्राप्त होता है। तो पहले उद्दीपक को दिखा के और फिर नहीं किया जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन, इसका मतलब ये इंटरनल अंदर से सीख रहा है, इसको बाहर से सिखाया जा रहा है। तीसरा आ रहा है, शास्त्रीय अनुबंधन में एक वांछनीय व्यवहार में शोधन के लिए दंड का प्रयोग किया जाता है। इसमें दंड दिया जाता है शोधन के लिए, इसमें दंड का विरोध किया जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन में अधिगमकर्ता स्वतंत्र नहीं होता, वह उद्दीपक के आधार पर अनुक्रिया देने के लिए मजबूर होता है। इसमें सीखने वाला अनुक्रिया करने हेतु बिल्कुल स्वतंत्र रहता है, फ्री रहता है, अपनी मर्जी से अनुक्रिया देगा और उसे मिलेगा। अगर सही अनुक्रिया करेगा तो रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, उसको पुनर्बलन मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसको क्या कर दिया था, मजबूर कर दिया जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन में अनुक्रिया के लिए ज्ञात उद्दीपक का होना आवश्यक है। इसके अंदर ज्ञात उद्दीपक होना आवश्यक नहीं है, इसमें क्रिया की जाती है, ऐसे माना जाता है कि कुछ ना कुछ मिलेगा और इसके अंदर पहले दिखा दिया जाता है उद्दीपक को। शास्त्रीय अनुबंधन में पुनर्बलन का अनुक्रिया से पहले प्रयोग किया जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन में क्या किया जाता है, पहले पुनर्बलन का। क्रिया प्रसूत में अनुक्रिया के बाद में उसको बल देने के लिए पुनर्बलन दिया जाता है। इसको मोस्ट लगा देना 6 नंबर को। 7 नंबर देखिए, 7वां अंतर क्या है शास्त्रीय में और क्रिया प्रसूत में। शास्त्रीय अनुबंधन का संबंध अधिगमकर्ता की स्वचलित तंत्रिका तंत्र से होता है, इसको भी मोस्ट लगा लेना। और इसमें अधिगमकर्ता की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र काम में आता है। इससे कहते हैं स्वचलित को ऑटोमेटिक, जिसको परिवृत्ति या प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं वो होती हैं एक्टिवेट, और इसके अंदर ब्रेन का यूज होता है, सोच समझकर काम होता है। शास्त्रीय अनुबंधन में उद्दीपक स्पष्ट होता है, क्रिया प्रसूत में अनुबंधन उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है पर अनुक्रिया के घटित होने के बाद मिलता है, इसलिए उद्दीपक स्पष्ट नहीं होता है। शास्त्रीय सिद्धांत में अनुक्रिया पर प्रयोगकर्ता का पूर्ण नियंत्रण होता है और क्रिया प्रसूत में प्रयोगकर्ता का नियंत्रण नहीं होता है। यहाँ पर इसको खुला छोड़ दिया जाता है, प्रयोगकर्ता अरेंजमेंट करके छोड़ देता है, और यहाँ पर प्रयोगकर्ता देता है उसको जो भी चीज़ देता है। तो इस तरह से ये कुछ अंतर थे किसके, शास्त्रीय और क्रिया प्रसूत के अधिगम के सिद्धांत के। ये जो नोट्स हैं ये केएसजी द्वारा तैयार किए गए हैं, और ये जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आज के वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे, ये पूरा टोटल हो गया है, इसमें कुछ भी बचा नहीं है। अब इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसका लिंक अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिले। और आप ये ना सोचें कि मेरे को तो आ जाएगा, दूसरों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि विद्या जितनी ज़्यादा लोगों के पास जाएगी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इस चीज़ को आप मानिए। तो आज की क्लास में इतना ही। हर हर महादेव।